कमलनाथपुर में संध्या और पूजा नाम की दो अनाथ बहनें रहती थीं। वे दोनों बहुत गरीब थे। वो जंगल में जाकर फल और लकड़ी लाकर बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन संध्या अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी पूजा की राह देख रही थी। दीदी, कितनी देर लगा रही हो? आपको अभी तक आपकी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी पूजा अपने हाथ में टोकरी लेकर आती है। इतना चिल्ला क्यों रही है? संध्या भूल गई जब उस दिन तूने मुझे जंगल में इतना इंतजार करवाया था, तब मैं भी तो रुकी थी ना? क्या मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। आपको याद है कुछ दिन पहले जब तूफानी हवाएं चली थी, तब एक बड़ा सा आम का पेड़ गिर गया था। हाँ याद है। हम पिछले कुछ दिनों से उसी पेड़ की सूखी डाली और फल तोड़कर बेच रहे हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले जाकर कोई और फल तोड़ लेगा। फिर तो ना हमें फल मिलेगा ना लकड़ियाँ। दीदी, अब जल्दी चलो। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों बहन जंगल की तरफ चलने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों बहनें गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गईं। फिर उन दोनों बहनों ने पेड़ की डाल को काटने की सोची। फिर संध्या आम के पेड़ की हरी भरी डाल काटने लगी। ये देखकर पूजा बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ संध्या, इस हरे भरे पेड़ की डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं संध्या, माँ कहती थी पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अभी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है। दीदी, ये सब कुछ नहीं होता। मछली और मुर्गी में भी तो जान होती है, फिर भी लोग उसे मारकर खाते हैं ना। बताओ। देखो संध्या, हम सूखे पेड़ों से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत? एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं, उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर संध्या अपनी बहन की बातों को नजरअंदाज करके उस पेड़ की डालों पर वार करने लगी। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है दीदी। देखो तो मैं इस पेड़ की डाली को काट रही हूँ। इस पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है? पूजा उस पेड़ के आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों बहनें इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो कोई आम का पेड़ नहीं बल्कि एक मायावी पेड़ है। उन दोनों बहनों की बातें वो पेड़ सुन रहा था और मन ही मन कह रहा था, बार बार कुल्हाड़ी के प्रहार से पेड़ को कितना दर्द होता है। इस बात का अंदाजा संध्या को करवाना होगा, तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगी। जिसे खुद की प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों की प्राणों की कीमत समझ सकता है। और फिर उस पेड़ के अंदर से एक धुआं निकला और उन आम में चला गया। फिर दोनों बहनें गांव की गली गली जाकर आम और लकड़ियां बेचने लगी। आखिर में एक बड़ा सा आम बचा, उसे वो दोनों बहनें लेकर घर आ गईं। संध्या को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वो आम संध्या खा लेती है। संध्या का पेट भर गया और फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो गईं। लेकिन अगले दिन जब संध्या ने आंखें खोली, तब वो और पूजा हैरान रह गईं, क्योंकि संध्या के पेट से एक आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर संध्या बहुत ज्यादा घबरा गई। संध्या, मेरी बहन, ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तो चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगी। दीदी प्लीज मुझे ठीक कर दो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। संध्या की ये हालत देखकर पूजा उसे हॉस्पिटल ले जाती है। पेट में पेड़ लिए संध्या को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो भी उसे देखते सब हंसने लगते। पूजा उसे जल्द ही गांव के ही हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर भी संध्या के पेट पर आम के पेड़ को उगा देखकर शॉक्ड रह जाता है। व्हाट? ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब, मैंने कल रात को एक आम खाया था और सुबह उठी तो ये हो गया। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ हमारे तो पेट में नहीं होगा। ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने मुझे तुम्हारा पेट को कहां कहां से काटना पड़ेगा, ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल। ये केस मैं नहीं कर सकता। मैं क्या, दुनिया कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आम का पेड़ तुझसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर पूजा और संध्या ने थोड़ी देर सोचा और हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गईं। और फिर पूजा संध्या को लेकर उसी आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिस पेड़ का आम संध्या ने खाया था। पूजा और संध्या उस पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। तभी उस मायावी पेड़ ने कहा, जब डॉक्टर ने ये कहा कि तुम्हारा पेट जगह जगह से काटना पड़ेगा और फिर भी आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तब तुम्हें कितना बुरा लगा। जब मुझ पर कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करती हो तब मुझे भी इतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे समझ में आ गया है, हर किसी के अंदर जान होती है। हमें ऐसे ही किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। अब मैं हरे भरे पेड़ नहीं काटूंगी और न ही किसी को काटने दूंगी। हाँ पेड़ जी, मेरी बहन को माफ कर दीजिए। अब वो कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटेगी। और फिर पेड़ संध्या को ठीक कर देता है। दोनों बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर घर आ जाती हैं। अब वे दोनों बहनें पेड़ों की सेवा करने लगी। पेड़ों को पानी देती, नियमित अंतराल पर खाद डालती। कुछ दिनों बाद उनके घर के आंगन में एक आम का पेड़ उगा और उस आम के पेड़ की खासियत ये थी कि उस आम के पेड़ से कभी भी आम खत्म नहीं होते थे। वे दोनों बहनें आम बेचकर अपना गुजारा करने लगी और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगी। रोजी और रोली नाम की दो बहनें अपनी माँ के साथ रह रही थी। उन दोनों की माँ कई महीनों से बीमार थी। गांव के सरकारी अस्पताल में इलाज अच्छे से नहीं होता था और प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से उन दोनों की माँ की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन अचानक से उन दोनों की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे लग रहा है अब मैं तुम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। नहीं माँ, आपके बिना हम दोनों कैसे रहेंगे? बेटी, तुम रोली से बड़ी हो, तुम्हें ही संभालना होगा। मेरा इलाज नहीं हुआ तो कभी न कभी तो मुझे जाना ही था। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से रहना। बस इतना बोलते ही उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। दोनों बहनें बहुत रोती हैं। उनके रोने की आवाज सुनकर पड़ोस के सारे लोग आ जाते हैं। उन्हीं में से एक औरत उन दोनों की चाची निर्मला को फोन कर देती है। निर्मला बुरी और स्वार्थी औरत थी, लेकिन गांव वालों के कहने पर उसे आना पड़ता है। गांव वालों की मदद से दोनों बहनें मिलकर अपनी माँ की अंतिम संस्कार कर देती है। तभी एक औरत निर्मला से बोलती है, देख निर्मला, अब इन दोनों बहनों की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। मेरे ऊपर? मेरे ऊपर क्यों? नहीं नहीं, ये झंझट मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना है। इनके हिस्से की सारी जमीन तो तूने इन दोनों की भोली माँ को बेवकूफ बनाकर ले लिया था। अब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो कैसे अपने पैर पीछे कर रही है? इतनी जल्दी मत भूल कैसे मीठी मीठी बातें करके तूने इसकी माँ को बेवकूफ बनाया था। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तू बदलती है। एक एक करके गांव की सारी औरतें निर्मला को दोनों बहनों को अपने साथ ले जाने के लिए बोलती है। इस तरह ना चाहते हुए भी निर्मला को दोनों बहनों को अपने साथ लेकर जाना पड़ता है। अगले दिन निर्मला गुस्से से दोनों बहनों को बोलती है, तुम दोनों मना नहीं कर सकती थी क्या कि तुम दोनों को मेरे साथ नहीं आना है? कैसे मना करोगी? तुम जैसे लोग तो महल जैसे घर में रहने के लिए मरते हैं। मैंने तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों को अपने घर लाना पड़ा। जब आपका काम निकल गया तब आपने हमसे रिश्ते तोड़ दिए। जब हमारे हिस्से की सारी जमीन आपके पास है तो हमें अपने घर में रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। ज्यादा मत बोल, अभी अच्छे से एक भी दिन नहीं हुए हैं तुम दोनों को मेरे घर आए। ऐसा न हो मार मार के खाल उधेड़ दूं तुम्हारी। चाची, हम दोनों अनाथ बहनें कहाँ जाती? हमारी तो इतनी उम्र भी नहीं कि हमें कोई काम पर रख ले। मैं रखती हूँ तुम दोनों को काम पर? मतलब ये कि तुम दोनों मेरे घर में नौकरानी की हैसियत से रहोगी। तुम मेरे घर का काम करोगी, इसके बदले तुम्हें खाना मिल जाएगा। ये सुनकर दोनों बहनों को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए दोनों को इसके लिए हाँ करना पड़ता है। उस दिन से दोनों बहनें घर का एक एक काम करने लगी थी। काम दोनों बहनें समय से करती थी, लेकिन जब खाना देने की बारी आती थी तो निर्मला सुबह का बचा हुआ खाना रात को बचा हुआ खाना सुबह को उन दोनों बहनों को दे देती थी। निर्मला दोनों बहनों को बचा कुचा खाना देकर चली जाती है।
दीदी, इतना गंदा खाना, इससे अच्छा तो हम किसी और के घर में नौकरानी का काम कर लेते और हमें पैसे मिलते। उन पैसों से हम ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम फ्रेश खाना तो खा सकते थे। हमसे इतना सारा काम करवाती है और बदले में सड़ा हुआ खाना देती है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। रोली, अब हमारी माँ नहीं है, इसलिए पढ़ाई करने का सपना अब हमेशा के लिए सपना ही रह गया है। जो हमें सही से खाना नहीं देती, उससे पढ़ाई की उम्मीद करना तो बेवकूफी है। दोनों बहनों की बातें निर्मला सुन लेती है। हाँ हाँ, कर लो आराम से, कर लो मेरी चुगली। तुम दोनों को यही मिल जाता है, वही बहुत है। खुद के घर में तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता होगा। अब मेरी चुगली हो गई हो तो जाओ मेरे लिए इलायची डालकर चाय बनाओ। रोजी चाय बनाने चली जाती है। रोजी के वहाँ से जाने के बाद निर्मला रोली के बाल पकड़कर बोलती है, देख रही हूँ तेरी जुबान बहुत चलती है। या तो अपनी जुबान खुद रोक ले, या तो मैं तेरी जुबान काटकर हमेशा के लिए किस्सा ही खत्म कर दूंगी। रोली डर जाती है। उसके बाद निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रोजी निर्मला के कमरे में चाय लेकर जाती है और बहुत हिम्मत करके निर्मला को बोलती है, चाची, अगर आप रोली का स्कूल में एडमिशन करवा दोगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो पहले भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, बस यहाँ आने के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई। इतना सुनते ही निर्मला चाय की कप पटक देती है और गुस्से से लाल हो जाती है। निर्मला रोजी के हाथ पकड़कर बोलती है, जैसे तैसे तो तुम दोनों झंझट को मैंने अपने घर में रखा है। तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से, जो अपनी मनहूस बहन की पढ़ाई के लिए मेरे से बात करने आ गई? तुझे मैंने पहले ही बोल दिया था, इस घर में एक नौकरानी की हैसियत है तुम दोनों की। फिर ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर फिर से कभी दोबारा ऐसी बात बोली तो तुम दोनों को घर से धक्के मार कर भगा दूंगी। उसके बाद रोड पर भीख मांगना। रोजी रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। निर्मला ने रोजी का हाथ मोड़ दिया था, जिसकी वजह से रोजी के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और वो रोई जा रही थी। रोली गर्म पानी और एक छोटा सा कपड़ा लाती है और रोजी के हाथों को सेकने लगती है। मैं अच्छे से जानती हूँ दीदी, आपने जरूर मेरी पढ़ाई की बात की होगी, इसलिए चाची ने आपके साथ ये किया है। मैं तो बस उस वक्त आपको अपने मन की बात बता रही थी, लेकिन अब मैं कभी ये बात नहीं करूँगी। अब हमेशा के लिए मैं अपने दिमाग से पढ़ाई की बात निकाल दूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं और निर्मला दोनों बहनों से कहती है, मेरी बेटी हॉस्टल से आ रही है सिर्फ 15 दिनों के लिए। उसे साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए घर की अच्छी सी सफाई करना। उसका फेवरेट खाना राजमा चावल गाजर का हलवा है, इसलिए ये भी समय से तैयार कर देना। जाओ अभी के अभी दोनों काम पर लग जाओ। पहले दोनों बहनें घर की सफाई करती है और उसके बाद खाना बनाने लगती है। कुछ घंटों बाद निर्मला की बेटी मोकाशी आ जाती है। कैसी हो मम्मी? आजा मेरी बच्ची, पलके बिछाकर तेरा इंतजार कर रही थी। मम्मी, पहले तो मुझे खाना खाना है, चलो साथ में खाना खाते हैं। दोनों बहनें दोनों माँ बेटी के लिए खाना लेकर आती है। दोनों बहनों को देखकर मोकाशी बोलती है, ये क्या मम्मी, कैसे गरीब बच्चों को नौकरानी के काम पे लगा दिया आपने? अगर तुझे ये दोनों पसंद नहीं आ रही है तो मैं इन दोनों को घर से बाहर निकाल देती हूँ। जो मेरी बेटी को अच्छा ना लगे मैं उसे एक भी पल घर में नहीं रहने देती हूँ। नहीं, हम दोनों कहाँ जाएंगे? इतना सब कुछ सहने के बाद भी हम दोनों इस घर में रह रहे थे क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। हमें अभी भी कोई परेशानी नहीं है, बस हमें इस घर से मत निकालिए। नहीं मम्मी, ये दोनों कितना भी रोए, आप इनकी बातों में मत आना। मुझे गरीब लोगों से अलग ही नफरत है। मैं इन दोनों को अब अपने पास एक भी मिनट सहन नहीं कर पाऊंगी। निर्मला दोनों बहनों के हाथ पकड़ती है और घर से बाहर निकालकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। दोनों बहनें बहुत देर तक इधर उधर भटकती है। तभी वो दोनों एक परी को देखती है। उस परी के पैरों में से खून आ रहा था। दोनों बहनें परी के पास जाती है। ये कैसे हुआ? मैं यहाँ से जा रही थी, तभी अचानक मेरे पैरों में कांच चुभ गया। आप यहीं रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। रोजी दवाई की दुकान जाती है और दुकान वाले से उधार करके दवाई ले आती है। उसके बाद रोजी परी के पैरों में दवाई लगा देती है, जिसके बाद परी के पैरों से खून निकलना बंद हो जाता है और सारा दर्द भी खत्म हो जाता है। मैंने तुम दोनों को रोते हुए देखा। क्या तुम दोनों मुझे बता सकती हो, आखिर तुम दोनों रोते हुए यहाँ से क्यों जा रही थी? हम दोनों की चाची ने हमें अपने घर से धक्के मार कर निकाल दिया है। तुम दोनों के माता पिता नहीं है क्या? हमारे पिता की मौत तो कई साल पहले ही हो गई थी और अभी कुछ महीने पहले माँ की भी मौत हो गई, जिसके बाद गांव वालों के दबाव की वजह से
चाची को हमें अपने साथ लाना पड़ा। नौकरानी की हैसियत से वो हमें अपने घर में रहने दे रही थी, लेकिन उनकी बेटी को हम अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। अब यही सोचकर रोना आ रहा है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और क्या खाएंगे। तुम दोनों मेरे साथ चलो। दोनों बहनें परी के साथ जाती हैं। परी दोनों बहनों को एक अनजान जगह पर लेकर जाती है। उस जगह पर कोई इंसान आ जा नहीं रहा था। तीनों नदी अलग अलग रंग की थी और उसमें पायल था। दीदी, नदी के अंदर देखो, मुझे पायल जैसा कुछ लग रहा है। वो पायल ही है। ये सुनकर दोनों बहनें हैरान होती है। हैरान मत हो, ये तीनों नदियों के पायल अपना अलग अलग जादू दिखाती है। ये पहली नदी का पायल जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। दूसरी नदी के पायल से कोई भी बीमार इंसान ठीक हो सकता है और तीसरी नदी का पायल अगर किसी बुरे इंसान को पहना दिया जाए तो उन्हें उनके किए की सजा मिलती है और ये सजा कुछ भी हो सकती है। तुम दोनों तीनों नदी का एक एक पायल ले जाओ। दोनों बहनें नदी के अंदर जाकर एक एक पायल ले लेती है और परी को धन्यवाद करके वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें पहले नदी के पायल से रहने के लिए एक घर मांगती है और उस घर के अंदर राशन। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें अपना एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा लेती हैं। एक दिन दोनों बहनें घर लौट रही थी, तभी उनकी नजर एक गरीब बेसहारा औरत पर जाती है। वो गरीब बेसहारा औरत अपनी बेटी के इलाज के लिए सबसे पैसे मांग रही थी, लेकिन सब उसे अनदेखा करके जा रहे थे। दोनों बहनें उस गरीब औरत के पास जाती है। काकी, हम देख रहे हैं इतनी देर से आप अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे मांग रही हो। हमारे पास एक जादुई पायल है, उससे आपकी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आप अपनी बेटी को लेकर हमारे साथ हमारे घर चलो। वो गरीब औरत अपनी बेटी को दोनों बहनों के घर ले जाती है। उसके बाद रोजी दूसरी नदी का पायल बीमार लड़की के पैरों में पहना देती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाती है। वो औरत बहुत खुश होती है। उसके बाद दोनों बहनें उस औरत को कुछ रुपए देती है। वो औरत दोनों बहनों को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, तभी एक दिन निर्मला दोनों बहनों को स्कूल से आते देख लेती है। इन दोनों की औकात कैसे हो गई स्कूल में पढ़ाई करने की, वो भी इतने बड़े स्कूल में। इतना सोचकर निर्मला दोनों बहनों के पास जाती है और उससे पूछने लगती है। उसकी बातें सुनने के बाद रोली रोजी के कान में बोलती है, दीदी, बहुत शौक है ना इन्हें हमारी बात जानने का, तो चलो इन्हें अपने घर लेकर चलते हैं और तीसरी नदी के जादुई पायल से सबक सिखाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें निर्मला को अपने घर लेकर जाती हैं। रोली तीसरी नदी का पायल निर्मला को दे देती है। चाची, ये वही पायल है जिससे हम दोनों इतने अमीर हो गए हैं। अब आपने नौकरानी की हैसियत से ही सही, कम से कम हमें अपने घर में रहने की जगह तो दी थी ना, इसलिए इतना तो बनता है। लाइए अपना पैर, मैं आपको पहना देती हूँ। रोली निर्मला के पैर में पायल पहना देती है। बस उसी वक्त निर्मला को बिजली के झटके लगने लगते हैं। वो जोर जोर से चीखने लगती है। ये देखकर रोली बहुत हंसती है, लेकिन रोजी को ये सब देखा नहीं जाता है। तूने ये क्या किया रोली? अभी के अभी चाची के पैरों से पायल निकाल। रोजी के कहने पर रोली निर्मला के पैरों से पायल निकाल देती है। उस दिन जो निर्मला दोनों बहनों के घर से निकलती है, उसके बाद कभी दोनों बहनों के सामने नहीं आती। इस तरह निर्मला नाम की बला दोनों बहनों के जीवन से टल जाती है और दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती हैं।